नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और टॉपिक, को एजुकेशन, सहज शिक्षा। इस पहली स्लाइड में मैंने दो तस्वीरें लगाई हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों तस्वीरों के अंदर लड़कों के साथ लड़कियां जो हैं वो इसमें नजर आ रही, और ये इसीलिए लगाई गई हैं कि जिससे हमें पता लग सके कि दोनों तरह के जो जेंडर हैं, लिंग हैं, उनको एक साथ पढ़ाने की जो व्यवस्था है उसको हम को एजुकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। मीनिंग ऑफ को एजुकेशन, अर्थ क्या है सहज शिक्षा का, उसको हम पढ़ेंगे। को एजुकेशन इज ए सिस्टम वेयर बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, participate in a same learning center or an educational institution। ये कहता है कि सहज शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहां दोनों तरह के लिंग, पुरुष और महिला, लड़के और लड़कियां, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक लर्निंग सेंटर, एक अधिगम केंद्र के अंदर या किसी शिक्षण संस्थान के अंदर वो अधिगम के लिए हिस्सेदारी करते। मतलब शिक्षण संस्थान में दोनों लिंग के बालकों को एक साथ पढ़ाना जो है वो को एजुकेशन है। In this process, both the genders would benefit equally in learning or attaining knowledge from the institution and each other। इस प्रक्रिया में दोनों लिंग जो हैं वो शिक्षा का जो संस्थान है उससे ज्ञान तो प्राप्त करते ही करते हैं, उससे वो लाभान्वित होते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और यही चीज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस के अंदर, जब हम को एजुकेशन के एडवांटेजेस की बात करेंगे कि वो एक दूसरे को कैसे ये फायदा पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं साइनोमस ऑफ को एजुकेशन, सहज शिक्षा को और किस किस नाम से जाना जाता है। इस नाम से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कई बार कि मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन क्या है, मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन क्या है, या को एजुकेशन क्या है। तीनों जो नाम हैं वो एक ही तरह की व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ को एजुकेशन, थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएं कि ये कब प्रारंभ हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी फॉर्म इज डॉलर एकेडमी, a junior and senior school for ages 5 to 18 in Scotland, UK। It was founded by John McNubb। जॉन मैकनब ने स्कॉटलैंड के अंदर पहला को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका नाम था डॉलर्स एकेडमी, और दो विंग थी इसके अंदर, एक जूनियर और एक सीनियर। 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालकों को पढ़ाने के लिए ये संस्थान जो है वो खोला गया था पहली बार दुनिया के अंदर। The first co-educational college founded was Oberlin Collegiate Institute in Oberlin। Oberlin ओहियो के अंदर पहला को-एजुकेशनल सह शिक्षा महाविद्यालय जो है वो खोला गया जिसका नाम था Oberlin Collegiate Institute। It was opened on December 3, 1833। 3 दिसंबर 1833 के अंदर ओहियो में ये खोला गया with 44 स्टूडेंट्स। इसमें 44 बच्चे थे, इंक्लूडिंग 29 मेन एंड 15 विमेन, जिसमें 29 जो हैं वो पुरुष थे और 15 जो हैं वो महिलाएं थी। 1833 के अंदर ये प्रयास किया गया। उस स्थान, उन लोगों की मानसिकता को अगर उस समय और आज का हम आकलन करें तब हम देख सकते हैं कि वो लोग कितने एडवांस रहे होंगे। जब हम अब भारत में बात कर रहे हैं कि को एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि को एजुकेशन ठीक नहीं है, लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना ठीक नहीं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन, इसके फायदे क्या है सहज शिक्षा। पहला फायदा, डेवलप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो आपसी आदर है, आपसी सम्मान है, वो विकसित होता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम लड़के और लड़कियों को साथ साथ पढ़ाते हैं तो उससे एक चीज देखने को मिलती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, ये सीखना, ये जो है ये हम सीख जाते हैं। क्योंकि हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जब लड़कियां हमारी कक्षा में, लड़कियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जब लड़के हमारी कक्षा में। तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो विकसित होती है आपस में इनके अंदर। कब? जब वो सह शिक्षण संस्थान में एक साथ पढ़ रहे हो। दूसरा, हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ अपोजिट जेंडर। ये होता है अगर आप
कभी भी अकेले लड़की के रूप में अगर कन्या विद्यालय या कन्या महाविद्यालय में पढ़े हैं और लड़के के रूप में अगर आप किसी बॉयज स्कूल में या बॉयज कॉलेज में पढ़े हैं, और जब आप ऐसे मिक्स क्लास में जाओगे तो आपके अंदर एक फियर फैक्टर आता है, एक झिझक जिसको हम कह सकते हैं, भय नहीं कहा जा सकता, परंतु संकोच और झिझक की एक भावना आती है। उसको दूर करने में को एजुकेशन का जो सिस्टम है, सह शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो बहुत सहायक होती है। तीसरा, हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता या स्वस्थ स्पर्धा जो है वो देखने को मिलती है। अपने अपने जेंडर को और आगे निकालने के लिए दोनों तरह के जेंडर में, अगर कक्षा में अध्यापक चाहे, विद्यालय चाहे या संस्थान चाहे, तो ऐसा वातावरण जो है वो तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ एस्टीम अमंग द जेंडर्स। आत्म जो सम्मान है उसकी भावना का जो विकास है वो होता है दोनों तरह के जेंडर। अन्यथा क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया एक पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि अगर हम अकेले ही ऐसे माहौल में पढ़े हैं जब लड़के थे, अकेले ही हम ऐसे माहौल में पढ़े हैं जब लड़कियां थी, तो ये जो सेल्फ एस्टीम की जो फीलिंग है कि वो जो ग्रुप है वो मेरे को एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मैं उनमें जो समायोजन है वो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे से मतलब प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह की जो फीलिंग है जो सेल्फ एस्टीम को हार्म करती है, उसको हानि पहुंचाती है, उस तरह की भावना को ओवरकम करने में, उसको हटा देने में सह शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा सहायक साबित होती है। एनकरेजेस फॉर द सर्वाइवल इन फ्यूचर। लास्टली जाकर हमने जो काम करना है, युवावस्था में हमने एक घर बसाना है या हमने किसी फील्ड में जाकर नौकरी करनी है, तो हमने क्या करना है, वहां पर फिक्स नहीं है कि यहाँ सिर्फ लड़कियां काम करेंगे या लड़के काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां जाकर हमें दोनों तरह के जेंडर्स के जो लोग हैं उनको एक साथ काम करना पड़ेगा। और अगर वो हम पहले से ही सीख जाएं विद्यालय स्तर से ही, तो हम पाएंगे कि हम आगे जाकर फ्यूचर के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। वहां हमारा जो भविष्य है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अन्यथा वो जो झिझक है, वो जो भय है, वो हमें आगे जाकर उसमें टिकने नहीं देगा। नेक्स्ट है करेक्टर एनहांसमेंट। चरित्र का विकास होता है, चरित्र जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? दोनों तरफ होता है, लड़कों का भी लड़कियों का भी, क्योंकि हम ऊपर हमने पढ़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे जैसे आती जाएगी हम पाएंगे कि हम एक विशेष तरह का जो व्यवहार है वो करना सीख जाते हैं विशेष परिस्थितियों के अंदर, और वो जो विशेष परिस्थितियां हैं वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती हैं और धीरे धीरे वो हमारे चरित्र के अंदर झलकने लगती है। करेक्टर एनहांसमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट है नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे बड़ा एक इशू है जो हम बात करते हैं जेंडर की। लड़कियों को ऐसे पढ़ना है, ये विषय पढ़ने हैं, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है, लड़कों को ऐसे करना है, लड़कों के लिए ये ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्यों होता है? क्योंकि हम विभेद मानते हैं, दोनों दोनों लिंग के अंदर विभेद है। अगर वो एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसे वातावरण में उनका विकास होगा, एक जैसे अध्ययन अध्यापन के वातावरण में उनका जो विकास है अधिगम का वो होगा, तो उससे जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, उसके लिए जगह ही नहीं बची। क्योंकि एक टीचर अगर क्लास में है, एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और सामने जो लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शन उनको दे रहा है, वो जो अधिगम उनको करवा रहा है, वो एक तरह से ही सबकी तरफ प्रवाहित हो रहा है और उसका जो फायदा है वो दोनों लिंग को हो रहा है। अन्यथा जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे मैं बताता हूँ, कुछ विषय हमने निर्धारित कर दिए हैं, कुछ नौकरियां या क्षेत्र हमने निर्धारित कर दिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या लड़कियां नहीं जा सकती या लड़के जा सकते हैं, या लड़के नहीं जा सकते लड़कियां जा सकती हैं। तो ये वाली जो समस्याएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हमने बना रखा है, कुछ स्टीरियोटाइप इमेज जो हमने बना रखी है, वो कहीं ना कहीं टूटती है। नेक्स्ट है रिसोर्स हैंडलिंग। भारत जैसे देश के लिए जहाँ जनसंख्या ज्यादा है और बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, इतने आर्थिक संसाधन भी नहीं है, ठीक है, परंतु बहुत ज्यादा नहीं है। तो रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए, संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए को एजुकेशन एक बहुत सही प्रयास हो सकता है, एक बहुत सही तरीका हो सकता है। क्योंकि अगर हम लड़कों के लिए एक स्कूल बनाएं, लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाएं, तो दो अलग अलग इमारतें बनानी पड़ेंगी। दोनों इमारतों के लिए जमीन उपयोग में आएगी, उनके ऊपर जो हम भवन निर्माण करेंगे उसके अंदर जो बाकी सामान लेकर आएंगे उस पर खर्चा होना है। उसके बाद फिर हम वहां पर अलग अलग तरह के अध्यापक अध्यापिकाएं नियुक्त करेंगे। और अगर ये एक ही विद्यालय में हो जाए
तो उतने एक विद्यालय में जितना खर्चा लगना था, जितने संसाधनों का उपयोग होना था, उससे दोनों तरह के लिंग या उस एक स्पेसिफिक एरिया के जितने लोग हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, उनको ज्यादा रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट्स ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, नियंत्रित वातावरण को विकसित करता है को एजुकेशन। मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम को एजुकेशन सेटअप में होते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरे साथ कुछ लड़के या लड़कियां जो हैं वो बैठे हैं, और उससे क्या होता है, हम हमारे व्यवहार के जो खुलापन होता है, जो स्वच्छंदता होती है, जो उच्छृंखलताएं होती हैं, उनको रोक लेते हैं। जो वातावरण है वो नियंत्रित हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना। और धीरे धीरे मैंने ऊपर एक पॉइंट पे बताया, पॉइंट नंबर 6 में, कैरेक्टर एनहांसमेंट, वो हमारे चरित्र का, हमारी आदतों का हिस्सा हो जाता है। अगला है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ। जो ऊपर हमने बात की उसी से मिलता जुलता है कि एक झिझक की जो भावना है, एक लिंग के द्वारा दूसरे लिंग को इसकी जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक स्पेसिफिक एज में या एक अलग तरह के लिंग में रहकर। आपके मन में कुछ धारणाएं पैदा हो जाएंगी कि मैं कैसे जा पाऊंगा, कोएड में मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, या मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, वहां तो लड़कियां भी होंगी, अब तक तो मैं लड़कों में रहा हूँ, अब तक मैं सिर्फ लड़कियों में पढ़ी हूँ, मैं लड़कों में नहीं गई। तो इस तरह के जितने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो आगे जाकर भविष्य में उनके काम आने, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो व्यावसायिक जीवन है, उसमें आने वाली जितनी जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं, जो लेटर स्टेज में अगर आगे जाकर हम उनको दोनों लिंग के साथ मिलने का मौका देते हैं, तो उस समय अगर वो को एजुकेशन में पढ़े हैं तो इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक लाभ हैं उनको मिलेंगे। नेक्स्ट है लोअर्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ऊपर हमने रिसोर्स हैंडलिंग में डिस्कस किया, वही वाली चीज है कि अगर हम दोनों लिंग के बालक बालिकाओं को एक साथ पढ़ाएंगे तो हमारी शिक्षा का जो खर्च है वो कम होता चला जाएगा, संसाधन कम उपयोग में आएंगे, अध्यापकों की नियुक्ति कम करनी पड़ेगी, और ये बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक साथ जो है वो होती चली जाएंगी। दोनों लिंग के बालक बालिकाएं इकट्ठे पढ़ेंगे तो उससे जो हमारी शिक्षा का खर्च है, संसाधनों पे जो उपयोग होना है, या मानव संसाधन, विशेष तौर पर मैं कहूँ अध्ययन अध्यापन कराने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जो दूसरे हैं, उनके ऊपर जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। अगला है प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, ये लिंग समानता को बढ़ावा देता है। भारत में ये बहुत ज्यादा है जेंडर इनइक्वलिटी, तो को एजुकेशन अगर ज्यादा होगी तो उसका फायदा ये मिलेगा कि जेंडर इक्वलिटी कहीं ना कहीं पैदा होती चली जाएगी, क्योंकि वो सीख रहे हैं साथ रहना, सीख रहे हैं ठीक व्यवहार करना, सीख रहे हैं एक दूसरे के लिंग को सम्मान देना, समानता का व्यवहार करना, और इससे क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी जो है वो पैदा होती है, लिंग समानता पैदा होती है। अगला है बेटर सोशल ग्रुपिंग, बेहतर सामाजिक समूह बनते हैं, हेल्प्स इन वर्किंग टुगेदर, एग्जिस्टिंग टुगेदर। ये वाली जो फीलिंग है ना, एक साथ काम करना और एक साथ रहने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं पैदा होती है को एजुकेशन में। अन्यथा क्या होता है, हम एक लिंग विशेष के प्रति अपना जो एक विशेष झुकाव है वो नजर आने लगता है, और उससे ऑपोजिट सेक्स जो होता है उसके प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मकता, एक अलग तरह की भावना पैदा होती है। तो को एजुकेशन इस तरह की भावना पैदा नहीं होने देता, ज्यादा बेहतर समूह, सामाजिक समूहों का निर्माण करने में सहायक होता है। इंप्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, वार्तालाप या संप्रेषण के जो कौशल है उसको सुधारता है। किस तरह से बात करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरह की मेरी आदतें हो सकती हैं, किस तरह की मेरी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, किस तरह से मैंने अपने आप को जो है किन शब्दों तक सीमित रखना है, वो वाली जो चीज है वो हम कहीं ना कहीं सीखते हैं जब हम को एजुकेशन में होते हैं। अगला है स्टॉप्स जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसकी मैंने बात की कि भारतीय जो संस्कृति है, जो समाज है, उसने बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहले से निर्धारित कर रखी हैं लड़के और लड़कियों के लिए, तो उसको रोकने में को एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। फर्स्ट वन, जिसका सबको डर लगता है, चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुड बी मोर, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक विशेष अवस्था में आकर हो जाता है,
जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, परंतु अगर वातावरण को ठीक रखा जाए, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन या संप्रेषण ज्यादा बेहतर हो, माता पिता और अध्यापकों का, दोनों का, तो शायद इस डिस्ट्रैक्शन को रोका जा सकता है। परंतु इससे हम वो भी नहीं कह सकते कि नहीं होता है, इसके चांस रहते हैं। दूसरा, अनएथिकल एक्टिविटीज, जिसको हम टीजिंग कहते हैं, छेड़ना कहते हैं, या कुछ और तरह की और ज्यादा बढ़ जाए तो लड़कियों के ऊपर कुछ दूसरे तरह की मतलब अमानवीय घटनाएं भी घटित होती हैं, उसके चांस भी रहते हैं। अगला है मोर इन्वॉल्वमेंट इन पर्सनल फीलिंग्स, व्यक्तिगत भावनाओं में, जिसको हम लव अफेयर्स या दूसरी तरह की चीजें कहते हैं, उसकी तरफ जो ज्यादा झुकाव होने लगता है। और वही मैं कहूंगा, वही वाली जो हमारी किशोरावस्था है उसके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है को एजुकेशन का। जिन देशों की हम बात कर रहे थे 1833 में खोल दिया गया, वहां पर इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु भारत जिस संस्कृति में है, जिस तरह की परंपराएं हैं, जिस तरह की हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, वो इन चीजों को रोकती है, इसको वो अमान्य मानती है। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि वो पर्सनल फीलिंग्स की तरफ अट्रैक्शन है, उस वजह से लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग पढ़ाया जाए। अगला है अनवांटेड आर्ग्यूमेंट एंड इश्यूज कैन क्रिएट अनहेल्दी इन्वायरमेंट। कई बार मान लीजिए मैं कक्षा पढ़ा रहा हूं जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, मैंने दो टीम बना दी, एक लड़कियों की एक लड़कों की, और मैं एक क्विज करवा रहा हूं। तो कई बार होता है लिंग विशेष के अंदर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ कई बार मतलब अवांछित जो तर्क वितर्क है वो होने लगता है, और उससे क्या होता है, वातावरण में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ जाती है, वो कई बार हार्मफुल हो जाती है, हानिकारक होती है। इससे बचने का एक तरीका है कि कभी भी ऐसा अगर कंपटीशन करवाना है तो मिक्स जेंडर्ड होनी चाहिए, हर टीम में लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठाए, स्पर्धा टीम में हो ना कि लिंग में हो। अगला है reduces the option for schools और colleges for the genders। ये भी एक ऑप्शन है कि लिंग विशेष के लिए को एजुकेशन, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाना ही लड़कों को चाहता है लड़कों वाले कॉलेज में, या लड़कियों को लड़कियों वाले कॉलेज में, को एजुकेशन इसके अवसरों को सीमित कर देती है, क्योंकि अगर सारे को एजुकेशन में आ जाएंगे तो इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है सेक्सुअल टीजिंग एंड हरासमेंट। जो यौन उत्पीड़न है वो कई बार इसमें देखने को मिलता है, और अब जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। लड़के और लड़कियां आपस में, जो ऊपर हमने कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज या चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन या पर्सनल फीलिंग्स की बात की, उसकी वजह से ये जो सेक्सुअल टीजिंग और हरासमेंट है ये होता है। इससे हम वो नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। अगला है ओवर क्राउडेड कॉलेजेस एंड स्कूल्स, जहां पर दोनों तरह के लिंग के बालक और बालिकाएं पढ़ाई जाते हैं, तो वहां पर जो कक्षाएं हैं और विद्यालय और महाविद्यालय हैं वो भीड़ वाले हो जाते हैं, संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही अलग अलग हो कि मेल कॉलेज अलग है और फीमेल कॉलेज अलग है, तो उसके अंदर सीमित संख्या में जो ये अगर छात्र छात्राएं आएंगे तो वो ओवर क्राउडेड नहीं होंगे। इसका एक ये डिमेरिट बताया गया कि ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। अगला है लोअर्स द कॉन्फिडेंस। इससे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको झिझक ज्यादा होती है, जिनको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो होता चला जाता है, क्योंकि वो उतना खुल नहीं पाते, वो अपने आप को उतना ज्यादा उन्मुक्त नहीं कर पाते जो एक को एजुकेशन के सेटअप में चाहिए होता है। जिनको रिजर्व्ड कैटेगरी या इंट्रोवर्ट टाइप के हम लोग कहते हैं, उनके साथ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, और उनको बहुत तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है अगेंस्ट सम रिलीजियस कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। ये भारत पे सारी लागू होती है, कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक और जो हमारी परंपरागत जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ होता है को एजुकेशन भारत में। इन तीन चार चीजों की वजह से इसको बेहतर नहीं माना जाता। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर एकेडमिक अचीवमेंट इन सम केसेस। कुछ केसेस के अंदर ये जो शैक्षणिक उपलब्धि का जो स्तर होता है उसको हानि पहुंचाता है। ऊपर वाले 2 3 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए पहले पहले वाले। अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वो 6 7 तक, और जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो बच्चों का बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एकेडमिक अचीवमेंट जो वो लो होता चला जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक को एजुकेशन। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।